सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। बांग्लादेश में इस समय जो चल रहा है उससे पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। एक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन ने पहले तो वहाँ की सरकार को पलट दिया, उसके बाद सड़कों पर ऐसा तांडव मचाया मानो इस दुनिया में लोकतंत्र रहा ही ना हो। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश की गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए ताकि हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति पैदा ना हो। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश में आखिर ऐसा हुआ क्या। बांग्लादेश में भारी मात्राओं में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जो कि पहले तो शांतिपूर्ण था, परंतु कुछ समय में ही हालात खौफनाक हो गए, जिसके चलते बांग्लादेश में मिलिट्री कर्फ्यू लगाना पड़ा व सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी बंद करनी पड़ी। इस आंदोलन में कईयों की जान गई व भारी संख्या में आंदोलनकारी घायल हुए। आंदोलन के पीछे मुख्य कारण था वहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण देता है। इस रिजर्वेशन सिस्टम की तुलना आप भारत के रिजर्वेशन से भूल कर मत करिएगा। भारत में रिजर्वेशन सिस्टम इतिहास में चली आ रही उत्पीड़नता व तिरस्कार के आधार पर जातियों को दिया गया है, ताकि जातियां मुख्य धारा से जुड़ पाएं। भारत में रिजर्वेशन सिस्टम राष्ट्रीय हित में अनिवार्य है ताकि सामाजिक समानताएं बन पाए। अब बात करते हैं बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम की, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के 1 साल बाद 1972 में लागू हुआ, जिसमें 30% आरक्षण बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया। इसके बाद 1997 में इस आरक्षण में फिर बदलाव किया गया और अब यह आरक्षण बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों पर भी लागू कर दिया गया। इसके उपरांत 2010 में फिर बदलाव करते हुए यह आरक्षण बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों पर भी लागू कर दिया गया, जो कि क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गलत है? क्योंकि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम पिछड़े वर्ग जो कि सदियों से उत्पीड़न झेल रहा है उनकी तरक्की के लिए है, जबकि बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार हैं वह किसी भी आधार से पिछड़े नहीं हैं। इस आरक्षण के विरुद्ध 12-13 में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। आंकड़े यह भी बताते हैं कि 3000 सिविल नौकरियों के लिए 4 लाख बांग्लादेशियों ने परीक्षाएं दी। फरवरी 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा फर्स्ट एवं सेकंड क्लास नौकरियों से यह आरक्षण खत्म कर दिया, परंतु 5 जून 2024 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के आदेश ने फिर से यह लागू कर दिया और एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलनकारियों की माने तो यह कोटा असंवैधानिक है व इस कोटा सिस्टम में भ्रष्टाचार के भी कई सबूत पाए गए, क्योंकि यह कोटा अवामी लीग, जो कि बांग्लादेश की एक प्रमुख राजनीतिक दल है, उसके पक्ष में है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी व वही कई वर्षों से सत्ता पर काबिज है। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया, परंतु आंदोलन नहीं रुका। अब इस आंदोलन में छात्र एवं शिक्षकों के अलावा बांग्लादेश की विपक्षी दल भी शामिल हो गए। आंदोलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा मिलिट्री का प्रयोग किया गया एवं आंदोलनकारियों पर हिंसा का प्रयोग किया गया। आग में घी डालने का काम शेख हसीना जी के बयान ने किया, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि यदि रिजर्वेशन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को नहीं मिलेगा तो क्या रजागरों को मिलेगा? अब मैं आपको ये बता दूं कि रजागर आखिर है कौन। रजागर वो लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में पाकिस्तान का समर्थन किया था। यह बात आंदोलनकारियों के हृदय में सुई की तरह चुभी और उन्हें यह महसूस दिया कि सरकार उन्हें रजागारों की श्रेणी में रख रही है व गद्दार एवं देशद्रोही मान रही है। सरकार का विरोध करने वालों को देशद्रोही व गद्दार कहना प्रजातंत्र में बहुत बड़ी भूल है। आंदोलनकारियों का मानना यह भी था कि उनकी मांगें यद्यपि ये नहीं कहती कि वह स्वतंत्रता सेनानियों का तिरस्कार कर रहे हैं। एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपनी सरकार से भी आंदोलन के माध्यम से देश को बचा सके। यदि सही मानों में देखा जाए
तो इस भीषण आंदोलन का असली कारण बांग्लादेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई व अस्थिर अर्थव्यवस्था है। यह भी आरोप लगाए गए कि जब शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, वह चुनाव धांधली से कराए गए व शेख हसीना अब एक तानाशाह बन चुकी है, जिसके चलते उन्हें 5 अगस्त को मिलिट्री द्वारा केवल 45 मिनट का समय देश छोड़ने के लिए दिया गया और उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा। आंदोलन अब केवल सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि ज़्यादातर हिंदू हैं, को भी हिंसक तौर पर प्रभावित करने लगा व उनके खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई, जो अभी भी जारी है। अब बात करते हैं भारत को इस घटना से क्या सीख लेनी चाहिए ताकि कभी भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। सबसे पहले, विरोध व विरोधी पार्टियों को कभी दबाना नहीं चाहिए व उनकी बात रखने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता से खेलना नहीं चाहिए और उनके द्वारा की गई आलोचना को तानाशाह बनकर दबाना नहीं चाहिए। आरक्षण को आधार बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बेरोजगारी जैसे मुद्दों को अनदेखा नहीं करना चाहिए व इसे दूर करने के लिए सक्षम कदम उठाने चाहिए। नागरिकों के बीच आय की समानता पर ध्यान देना चाहिए। यह कदापि नहीं होना चाहिए कि अमीर और अमीर होता जाए और गरीब होता जाए। आंदोलनकारियों को देश में देशद्रोही व गद्दार कहकर कलंकित नहीं करना चाहिए। आंदोलनकारियों का भी देश में एक हिस्सा है, तो उन पर कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए व तर्क वितर्क के आधार पर उनसे बातचीत करनी चाहिए। परिवारवाद की राजनीति से दूर रहना चाहिए। देश के शासक को चाहिए कि वह केवल अपने सिद्धांतों को सही ना समझे, बल्कि विपक्षों के सिद्धांतों को भी मान ले और अंत में डूबते हुए दोस्तों का दामन ना थामे, जैसे कि इस प्रकरण में देखने को मिला है, जिसके कारण अब भारत का बांग्लादेश पर प्रभाव ना बराबर हो गया है, बल्कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को अपना प्रभाव बनाने का मौका मिल गया है। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आशा करता हूं कि मैं अपना संदेश आप तक सही शब्दों में पहुंचा पाया व राष्ट्र हित में आपको जागरूक कर पाया। आपका अपना चेहरे।